तो आज की इस विस्तृत पड़ताल में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। मेरा मतलब है सत्ता, संगठन और भविष्य की जो रणनीतियां होती हैं ना, उनके ताने बाने को समझना हमेशा ही बहुत दिलचस्प होता है। बिल्कुल। और जब बात दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हो तो दिलचस्पी वैसी भी दुगनी हो जाती है। सही कहा। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आज का हमारा फोकस एक बहुत ही बड़े और काफी संवेदनशील सवाल पर है। मोदी के बाद भाजपा में कौन? ये सवाल तो आजकल हर जगह तैर रहा है। बिल्कुल। और इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो है द शाह सक्सेशन, इंडियाज पॉलिटिकल होराइजन बियॉन्ड मोदी से लिए गए कुछ बहुत ही अहम अंश। हम मुख्य रूप से इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या 2031 में अमित शाह देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी आज की ये पूरी चर्चा ये पूरी तरह से इस स्रोत सामग्री में दिए गए तथ्यों और राजनीतिक सिद्धांतों पर ही आधारित है। हाँ, एकदम सही। हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक दल या किसी विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम केवल जो जानकारी हमें दी गई है उसका एक निष्पक्ष एक्सरे करने वाले हैं। वही तो अगर हम 2024 के आम चुनावों की बात करें, जब कई बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों की सीटें डगमगा रही थीं, एक अजीब सा अनिश्चितता का माहौल था। हाँ, एक नैरेटिव सेट हो रहा था कि शायद लहर थोड़ी थोड़ी धीमी पड़ रही है। बिल्कुल। लेकिन तभी एक नेता ऐसा था जिसने अपनी जीत का अंतर पहले से भी कहीं अधिक बड़ा कर लिया। मतलब फासला पूरे 7.4 लाख वोटों का था। 7,40,000 ये कोई छोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। राजनीति के इस खेल में इतना बड़ा मार्जिन सिर्फ एक जीत का आंकड़ा नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है। और ये संकेत इस बात का है कि देखिए, जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई लहर थोड़ी धीमी पड़ रही हो, तब भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका अपना एक अभेद्य किला होता है। हाँ, गांधीनगर सीट जो कभी लालकृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज का गढ़ हुआ करती थी। वही तो 2019 में वहां से लड़ना और फिर 2024 में इतने भारी अंतर से अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लेना, ये साफ दिखाता है कि संगठन के भीतर उनका कद कितना विशाल हो चुका है। मतलब उनकी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि उनके बिना इस पूरी राजनीतिक मशीनरी के काम करने की कल्पना करना भी बेमानी सा लगता है। एकदम। द शाह सक्सेशन के जो तथ्य उभर कर सामने आते हैं वो इस पूरे धारणा को चुनौती देते हैं कि जो व्यक्ति पर्दे के पीछे से रणनीति बनाता है वो हमेशा नेपथ्य में ही रहता है। हाँ, ये एक बहुत तीखा सवाल है। और अगर मैं एक अनोखी तुलना करूं तो अगर किसी राजनीतिक दल को एक विशाल कॉर्पोरेट मशीन मान लिया जाए, दिलचस्प है। तो अमित शाह उस मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस है। अरे वाह, ये ओएस वाली तुलना बहुत सटीक है ना? मतलब बाहर से यूजर इंटरफेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन बैकग्राउंड में सारा का सारा डेटा प्रोसेसिंग, मेमोरी एलोकेशन, ये सब उसी ओएस के पास है। सारा कोड वहीं से लिखा जा रहा है। और मैं इसमें एक परत और जोड़ना चाहूंगी। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड सिस्टम नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक ऐसा कर्नल है जो ये तय करता है कि कौन सा पुर्जा कब और कैसे काम करेगा। लेकिन किसी भी सिस्टम की असली परीक्षा तब होती है ना, जब उसमें कोई बड़ा ग्लिच या कोई क्रैश आता है। बिल्कुल। और 2024 के चुनाव परिणाम, जहां जहां पार्टी 240 सीटों पर आकर रुक गई, जो कि बहुमत से दूर था। हाँ, तो वो इस ओएस के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस टेस्ट था। स्रोत सामग्री भी यही कहती है कि इस सेटबैक के बाद पहली बार ऐसा लगा कि इस अभेद्य प्रबंधन पर उंगलियां उठने लगी हैं। वही तो सबसे दिलचस्प मोड़ है। जब मशीनरी 240 पर अटक जाए तो स्वाभाविक है कि लोग उस ऑपरेटिंग सिस्टम की एफिशिएंसी पर सवाल उठाएंगे। आलोचकों ने तो कहना शुरू कर दिया था कि माइक्रो मैनेजमेंट और वो जो चाणक्य नीति का एक तिलिस्म था वो टूट रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस झटके के बाद ये ओएस क्रैश नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। क्रैश होने के बजाय इस सिस्टम ने अपनी कार्यप्रणाली को पूरी तरह से रीराउट कर दिया। मतलब देखिए, राजनीति में एक महान रणनीतिकार की पहचान सिर्फ उसकी लगातार जीतों से नहीं होती, बल्कि एक बड़े झटके के बाद वो कितनी तेजी से वापसी करता है, इससे होती है। 2024 के तुरंत बाद के घटनाक्रमों की देख लीजिए। हाँ, स्रोत सामग्री भी बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का विशेष रूप से उल्लेख करती है। वही तो, ये दोनों राज्य किसी भूल भुलैया से कम नहीं हैं।
वहां हर दिन गठबंधन के समीकरण बदलते रहते हैं। सही बात है। बिहार में जिस तरह से रातों रात एक नई रणनीति के तहत मुख्यमंत्री स्थापित किया गया, और महाराष्ट्र में देखिए, जहां अलग अलग वैचारिक पृष्ठभूमि से आने वाले गुटों को एक साथ पिरोया गया और अपने पक्ष का मुख्यमंत्री बनवा लिया, ये कोई सामान्य राजनीतिक प्रबंधन तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि जब राष्ट्रीय नैरेटिव थोड़ा कमजोर पड़ रहा था, तब क्षेत्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी रणनीतिक पकड़ को और भी ज्यादा कस दिया। और इसके अलावा दिल्ली और बंगाल के उदाहरण भी हैं। हाँ, दिल्ली की सत्ता पाने के लिए जो जमीनी घेराबंदी की गई, और बंगाल जो कि एक बेहद बेहद आक्रामक और कठिन राज्य माना जाता है, जहाँ राजनीतिक हिंसा और कड़ा विरोध एकदम आम बात है, वहाँ एक मजबूत और लड़ने वाले ढांचे को खड़ा करना, ये साबित करता है कि उनका जो संगठनिक कौशल है वो केवल एक विशेष परिस्थिति या किसी लहर के भरोसे नहीं चलता। सही कहा। जब लहर नहीं होती ना, तब बूथ स्तर पर पसीने और प्रबंधन से जो मशीनरी चलाई जाती है, वो उसके मुख्य नियंत्रक है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकाला जा सकता है कि 2024 का वो जो झटका था, वो उनके नियंत्रण को कमजोर करने के बजाय उनके लिए एक अवसर बन गया। हाँ, एक अवसर जहां उन्होंने पार्टी के भीतर और बाहर अपनी क्राइसिस मैनेजमेंट की क्षमता का प्रदर्शन किया, आलोचकों को खामोश कर दिया। यकीनन। देखिए, जब भी कोई संकट आता है तो पार्टी का पूरा ढांचा समाधान के लिए उसी एक व्यक्ति की तरफ देखने लगता है। और यही निर्भरता उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बिल्कुल। संकट जितना बड़ा होगा, समाधान देने वाले का कद उतना ही विशाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। अगर ये नियंत्रण इतना ही पूर्ण है, इतना ही मजबूत है, तो स्रोत सामग्री में एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी मौजूद है। आप उस बयान की बात कर रहे हैं ना? हाँ, एक तरफ हम कह रहे हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम एक ही व्यक्ति के इशारों पर नाच रहा है, और दूसरी तरफ अमित शाह का अपना एक बयान है जहां वो कहते हैं, मेरा काम अगली पीढ़ी तैयार करना है। ये बयान सुनने में बहुत ही आदर्शवादी लगता है। वही तो, जब एक कद्दावर रणनीतिकार ऐसा कहता है कि उसका काम सिर्फ अगली पीढ़ी तैयार करना है, तो क्या इसे सच में स्वीकार किया जा सकता है? क्या वो सच में पीछे हट रहे हैं? या फिर ये एक क्लासिक राजनीतिक चाल है जिसे हम मिसडायरेक्शन कहते हैं। हाँ, ध्यान भटकाने की चाल। आपको क्या लगता है? देखिए, इस बयान की गहराई को समझने के लिए हमें उस अगली पीढ़ी के चेहरों को देखना होगा जो स्रोत सामग्री में उल्लिखित हैं। बिल्कुल। ये केवल ध्यान भटकाने की चाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी संस्थागत रणनीति है। स्रोत में 3 युवा और प्रभावशाली चेहरों का बहुत सटीक विश्लेषण दिया गया है। हाँ, वो नाम जो अक्सर उत्तराधिकार की चर्चाओं में तैरते रहते हैं। जैसे सबसे पहला नाम आता है योगी आदित्यनाथ का, जिनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी अपार जन लोकप्रियता है। हाँ, और एक खास वैचारिक धड़े में उनकी वो मसीहा वाली छवि। वो एक ऐसे चेहरे हैं जो भीड़ खींच सकते हैं। एकदम सही। और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता हैं जो पूरी तरह से एक अलग सांचे से आते हैं। बिल्कुल। उनकी ताकत, उनकी मास अपील उतनी नहीं है जितना उनका प्रशासनिक अनुभव है। हाँ, जटिल गठबंधनों को साधने की उनकी क्षमता और नीतियों को लागू करने का उनका ट्रैक रिकॉर्ड। भारत के सबसे धनी और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य को मैनेज करना, ये कोई आसान काम नहीं है। सही बात है। और फिर तीसरा नाम आता है हेमंत बिस्वा शर्मा का। इनके काम करने का तरीका तो इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। एकदम आक्रामक। हाँ, वो अपनी आक्रामकता, राजनीतिक चतुराई और उन क्षेत्रों में पार्टी का विस्तार करने के लिए जाने जाते हैं जहां पार्टी की उपस्थिति पहले शून्य थी। उत्तर पूर्व में उन्होंने जो किया वो तो शुद्ध राजनीतिक विस्तारवाद है। बिल्कुल। अब इन तीनों नेताओं को ध्यान से देखने पर एक पैटर्न नजर आता है। कैसा पैटर्न? मास अपील, प्रशासन और आक्रामकता, ये तीनों एक राष्ट्रीय पार्टी को चलाने के लिए आवश्यक अलग-अलग टूल्स हैं। अच्छा, तो अमित शाह जब अगली पीढ़ी तैयार करने की बात करते हैं तो वो असल में संगठन की अलग-अलग मोर्चों के लिए इन टूल्स को धार दे रहे हैं। समझ रहा हूँ। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण पेच है, जिसे जानकार बहुत करीब से रेखांकित करते हैं, वो ये है कि इन तीनों नेताओं की सफलता के पीछे का जो संसाधन है, जो बुनियादी ढांचा है, हाँ, वो कहाँ से आ रहा है? ओहो, इसका मतलब है कि अगर ये नेता अपने अपने मोर्चों पे इतना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में वो ऑपरेटिंग सिस्टम उनके लिए एक अनुकूल माहौल बना रहा है। 100%।
टिकटों का बंटवारा, बूथ कमेटियों का गठन, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन। और राष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव सेट करना। बिल्कुल। क्या ये सब अभी भी उसी एक केंद्र से नियंत्रित नहीं हो रहे हैं? मतलब चाबियां तो अभी भी मजबूती से शाह के हाथों में ही है। यही इस विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु है। इन युवा नेताओं को जो मंच और संसाधन मिल रहे हैं, वे उसी सिस्टम द्वारा प्रबंधित किए जा रहे हैं जिस पर अमित शाह का पूर्ण नियंत्रण है। तो अगली पीढ़ी को तैयार करना सत्ता छोड़ने का संकेत नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसके विपरीत ये ऐसा इकोसिस्टम बनाने की प्रक्रिया है जहां भविष्य की सभी संभावनाएं और भविष्य के सभी बड़े नेता अंततः उसी एक व्यक्ति के विजन और उसी एक व्यक्ति के ढांचे पर निर्भर हों। एकदम सही। बाप रे, ये तो बहुत ही जटिल स्तर का नियंत्रण हो गया। एक तरह से ये कॉर्पोरेट दुनिया के उस संस्थापक की तरह है जो भले ही सीईओ का पद छोड़ दे और नए लोगों को नियुक्त कर दे। हाँ, लेकिन वो बोर्ड का चेयरमैन बना रहता है और कंपनी के सारे बड़े फैसले, सारे वित्तीय अधिकार उसी के पास होते हैं। ये तुलना काफी हद तक उस वास्तविकता को दर्शाती है जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में घटित हो रही है। और यहीं से वो सबसे बड़ी दुविधा जन्म लेती है जो इस पूरे स्रोत सामग्री का केंद्र बिंदु है। आप किंग बनाम किंग मेकर की बहस की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल, किंग बनाम किंग मेकर। तो इसे समझने के लिए हम फिर से एक रूपक का सहारा लेते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का सेट है। ठीक है। और एक ऐसा डायरेक्टर है जो कैमरे के पीछे बैठकर पूरी फिल्म को कंट्रोल कर रहा है। उसे पता है कि किस सीन में किस एक्टर को क्या डायलॉग बोलना है, लाइट का एंगल क्या होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा होगा। हाँ, वो एक्टर्स को रातों रात सुपरस्टार बना रहा है। वो निर्विवाद रूप से एक किंग मेकर है। लेकिन आलोचकों का तर्क यह है कि कोई महान से महान डायरेक्टर भी अचानक से कैमरे के सामने आकर उस फिल्म का मुख्य हीरो यानी किंग नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों के कौशल अलग अलग है। बिल्कुल। क्या किंग मेकर का किंग बनना इतना आसान है? देखिए, आलोचकों का ये तर्क पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांतों पर तो पूरी तरह खरा उतरता है। पारंपरिक राजनीति। हाँ, भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐतिहासिक रूप से एक अखिल भारतीय लोकप्रियता की जरूरत होती है। एक लहर की आवश्यकता मानी जाती है। जनता के बीच जाकर एक जादुई आकर्षण पैदा करना, लोगों को अपने नाम पर वोट देने के लिए प्रेरित करना, ये सब एक किंग के गुण हैं। और यही कारण है कि जब भी 2031 की बात होती है तो कई विश्लेषक जन लोकप्रियता के आधार पर अन्य नेताओं को उनसे आगे खड़ा कर देते हैं। क्योंकि अमित शाह की छवि एक जननेता की बजाय एक सख्त प्रशासक और संगठनकर्ता की अधिक है। तो ये सवाल बहुत स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या अमित शाह केवल अपने चेहरे और अपने नाम के बल पर पूरे भारत में वो भावनात्मक ज्वार पैदा कर सकते हैं जो एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए आवश्यक है? हाँ, क्या कोई व्यक्ति जो पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड है वो अचानक से जनता के दिलों पर राज करने वाला मास लीडर बन सकता है? और यहीं पर स्रोत सामग्री में मौजूद राजनीतिक जानकारों का पलटवार बहुत ही गहरा और विचारणीय हो जाता है। अच्छा। हाँ, उनकी एक टिप्पणी इस पूरी चर्चा का रुख ही बदल देती है। वो कहते हैं, जहां पर पारंपरिक विश्लेषण सोचना खत्म करता है, अमित शाह की रणनीतियां वहां से शुरू होती हैं। ओहो, इसका सीधा अर्थ ये है कि हम राजनीति को 20वीं सदी के चश्मे से देख रहे हैं। बिल्कुल, जबकि वो 21वीं सदी के संस्थागत नियंत्रण का खेल खेल रहे हैं। वाह, ये तो पूरी तस्वीर ही पलट देता है। इसे ऐसे समझिए, आपने जो डायरेक्टर वाला उदाहरण दिया था ना, हाँ। यहाँ स्थिति ऐसी नहीं है कि वो केवल फिल्म का डायरेक्टर है, वो व्यक्ति उस पूरे स्टूडियो का मालिक भी है। अरे बाप रे। हाँ, वो तय करता है कि फिल्म की स्क्रिप्ट क्या होगी, बजट कितना होगा, कौन सा एक्टर किस फिल्म में काम करेगा, और सिनेमा घरों में कौन सी फिल्म रिलीज होगी। मतलब जब पूरा का पूरा राजनीतिक इकोसिस्टम ही किसी एक व्यक्ति की मुट्ठी में हो, जब हर सांसद का टिकट, हर मंत्री का पोर्टफोलियो, हर राज्य का चुनावी फंड और हर बूथ कार्यकर्ता का डेटाबेस उनके नियंत्रण में हो, तो क्या सच में उस पुरानी मास पॉपुलैरिटी की जरूरत रह जाती है? ये एक बहुत बड़ा, जिसे हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, वो है। क्योंकि भारत में संसदीय लोकतंत्र है। बिल्कुल। जिसका अर्थ है कि जनता सीधे प्रधानमंत्री नहीं चुनती, बल्कि सांसद मिलकर अपना नेता चुनते हैं। सही कहा। तो अगर संगठन पर किसी व्यक्ति की पकड़ इतनी सूक्ष्म और इतनी मजबूत है
कि चुनकर आने वाला हर एक सांसद ये जानता है कि उसकी जीत के पीछे उसी किंगमेकर की बिछाई हुई बिसात है। तो संसद भवन के भीतर वो किंग मेकर बड़ी ही आसानी से निर्विरोध किंग के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। और तथ्य इससे भी कहीं आगे जाते हैं। राजनीति में जब किसी व्यक्ति का मशीनरी पर इतना पूर्ण एकाधिकार हो जाता है ना, तो वो मशीनरी केवल चुनाव नहीं जीतती, तो और क्या करती है? वो अपनी जरूरत के हिसाब से लोकप्रियता का निर्माण भी कर सकती है। लोकप्रियता को मैन्युफैक्चर कर सकती है। बिल्कुल। जब पूरा प्रचार तंत्र, पूरा संगठन और सरकार की नीतियां एक ही दिशा में काम करने लगे, तो एक कुशल प्रशासक की छवि को एक मास लीडर की छवि में बदलने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। तो इसलिए विश्लेषकों का मानना है कि जो व्यक्ति नियमों को अपनी सुविधा के अनुसार ढालने की क्षमता रखता हो, उसके प्रधानमंत्री बनने की संभावना को केवल पारंपरिक तर्कों के आधार पर खारिज करना एक भारी भूल होगी। सच में ये विश्लेषण तो राजनीतिक सत्ता के डायनामिक्स को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। आज की इस लंबी चर्चा में हमने कई परतों को उधेड़ा है। हमने देखा कि कैसे 2019 से 2024 के बीच वो जो 7.4 लाख वोटों की जीत थी, वो उनके व्यक्तिगत प्रभुत्व को स्थापित करती है। और फिर वो 240 सीटों वाला झटका, जिसने बेशक एक बार के लिए संदेह पैदा किया, लेकिन उसके तुरंत बाद बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली और बंगाल में उनके क्राइसिस मैनेजमेंट ने ये साबित कर दिया कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम न केवल सुरक्षित है, बल्कि उसने खुद को और भी अधिक अपग्रेड कर लिया है। बिल्कुल। और हमने इस उत्तराधिकार की दौड़ का भी विश्लेषण किया। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और हिमंत बिस्वा सर्मा जैसे नेताओं का उदय, जो बेशक पार्टी के लिए एक नई ऊर्जा लेके आता है। लेकिन हमने ये भी समझा कि अगली पीढ़ी तैयार करने का अर्थ ये कतई नहीं है कि नियंत्रण किसी और को सौंपा जा रहा है। सही बात है। ये सभी नए चेहरे उसी विस्तृत ढांचे के भीतर काम कर रहे हैं जिसे अमित शाह ने सावधानी पूर्वक बुना है। और अंततः वो किंग बनाम किंग मेकर की महान बहस, जो शायद इस पूरी पड़ताल का सबसे अहम हिस्सा थी। हाँ, जहां एक तरफ वो पुराना सिद्धांत है जो कहता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए एक अखिल भारतीय आकर्षण की आवश्यकता होती है, और दूसरी तरफ वो आधुनिक कठोर राजनीतिक यथार्थ है जो ये तर्क देता है कि जब संगठन के हर एक रेशे पर आपका नियंत्रण हो, तो पारंपरिक नियमों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। बिल्कुल। अब सुनने वालों के लिए ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस पूरी चर्चा का महत्व केवल एक राजनीतिक दल के आंतरिक ढांचे को समझने तक सीमित नहीं है। हाँ, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। 2021 या उसके बाद के समय में जब सत्ता का एक नया अध्याय लिखा जाएगा, तो वो केवल चेहरों का बदलाव नहीं होगा। वो इस बात का परीक्षण होगा कि क्या भारत की राजनीति में संस्थागत नियंत्रण और माइक्रो मैनेजमेंट व्यक्तिगत करिश्मे और लहर की राजनीति को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकता है। और जो नीतियां, जो फैसले इस देश की दिशा तय करेंगे, वे इसी सिस्टम के गर्भ से निकलेंगे। बिल्कुल सही। राजनीति में कभी भी कोई अंतिम फॉर्मूला नहीं होता, और स्रोत सामग्री भी कोई अंतिम भविष्यवाणी नहीं करती। वो 2031 के इस परिदृश्य को एक खुले सवाल के रूप में छोड़ देती है। लेकिन इस पूरे विश्लेषण के बाद एक विचार ऐसा है जो मन में गहराई से बैठ जाता है। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। अक्सर ये माना जाता है कि अपार लोकप्रियता अंततः किसी नेता को संगठन पर नियंत्रण दिलाती है। सही बात है। लेकिन आज की इस आधुनिक डेटा संचालित और सूक्ष्म रूप से प्रबंधित राजनीति में क्या यह संभव नहीं है कि इसके ठीक विपरीत हो रहा हो? क्या विपरीत? क्या संगठन पर पूर्ण, अचूक और निर्विवाद नियंत्रण अंततः उस नेता के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपार लोकप्रियता को भी मैन्युफैक्चर कर सकता है? क्या वो शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी मर्जी का यूजर इंटरफेस खुद ही डिजाइन करने की क्षमता हासिल कर चुका है? ये तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य की राजनीति को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है।